आ जाओ। उसके लिए भी एक सेशन रखा जाएगा तुम्हारा, मोस्टली शायद से कल। कल डिस्कस करते हैं इन बारों में। चलो भैया आ जाओ। मैंने आपको बोला था हम डिस्कस करेंगे रैंडम क्वेश्चंस, कि भैया हर एक टॉपिक से कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा होता मैं। तो आओ रैंडम क्वेश्चंस ही डिस्कस करते हैं। रिवीजन चल रहा है भैया हमारा पूरा, रिवीजन की बात कर रहे हैं। आज थोड़े क्वेश्चंस लेता हूं वर्क एनर्जी पावर पे, जो मोस्टली हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज हो ही जाते हैं। तो आओ चेक करते हैं भैया आपको ये वर्क एनर्जी पावर वाला कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से क्लियर है। यार एक तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे पास सपोज ये कोई एक चेन है, और ये टेबल से हमने चेन सस्पेंड करके रखी हुई है। इस चेन का टोटल मास है m, टोटल लेंथ है l, और हमने कितना पार्ट हैंग करके रखा हुआ है? हमने 1/nth ऑफ द टोटल लेंथ, ये भैया हमने सस्पेंड करके रखा हुआ है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, चेक करो। मैंने कहा ये हमारे पास टेबल है, स्मूथ टेबल है, फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने एक चेन को ऐसे सस्पेंड कर दिया है। टोटल मास m, टोटल लेंथ l, और कितना पार्ट सस्पेंडेड है? 1/nth ऑफ द टोटल लेंथ हमारा सस्पेंडेड है। तो आपको बताना है कि जब ये चेन पूरी की पूरी नीचे गिर जाएगी, मतलब ये वर्टिकल बन जाएगी, सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चेन आफ्टर लीविंग द टेबल? यहां लिख रहा हूं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चेन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन जस्ट आफ्टर लीविंग द टेबल। चेक करो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। और जैसे यार मैंने बोला था रिस्पॉन्ड करते रहना ताकि टाइम वेस्ट ना हो, इतना बता दे रहना कि हाँ भाई कुछ स्टेप्स आते हैं इससे रिलेटेड या नहीं आता है। तो जरा फटाफट बताओ। मानसी, कोमल, काव्य, एरी, आते हैं इसके कुछ? अमन? सर ऑप्शन है। ऑप्शंस नहीं दे रहा यार, इसमें थ्योरेटिकली करो, ऑप्शंस थोड़े बड़े हैं अच्छे खासे। ऐसे सॉल्व करो। आप मेरे को स्टेप्स बता दो ना, मेनली मुद्दा स्टेप्स का है अभी। सर यार वर्क अगर, एनर्जी थ्योरम से होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा फिर। यार हमें इधर वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, या ये कह लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं क्या चीज यूज करूंगा कि यार हमारी जब चेन अभी जो पार्ट सस्पेंडेड है, इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। मेरे को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर जब ये चेन पूरी की पूरी वर्टिकल बन जाएगी, तो फिर मुझे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। भैया मेरे पास अगर एक बार इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई और एक बार फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अभी ये चेन रेस्ट पे है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। और मेरे को अल्टीमेटली क्या कैलकुलेट करना है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। भैया आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, ओके जे मैंने 2√√2 GL/, नहीं यार ऐसा सच कुछ नहीं आ रहा आंसर, देखते हैं। तो यार हमें अल्टीमेटली क्या करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इधर क्या लिखूं? फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या इनिशियल माइनस फाइनल? इनिशियल माइनस। बिल्कुल भैया याद रखना, इनिशियल माइनस फाइनल होगा इस केस में। काइनेटिक एनर्जी का चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इनिशियल माइनस फाइनल। तो यार अब बस यही सोचो कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी जाए और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी जाए। बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट का दिमाग लगाना है। तो यार एक चीज देखो, अगर मैं सबसे पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो ये हमारे पास चेन है जो पूरी की पूरी वर्टिकल हो चुकी है।
और ये यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा? भैया इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके सेंटर पे होगा। अगर इसका मास एग्जैक्टली इसके सेंटर पे आ रहा है तो मेरे को बताओ इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूं? भाई काव्य, अब तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, बस हल्का सा कहीं ना कहीं एक चीज गलत जा रही है, बाकी सब सही आ रहा है। डन। तो यार फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा mgh, लेकिन इधर हमें हाइट किसकी देखनी है? इधर हाइट हमें सिर्फ सेंटर ऑफ मास की देखनी है। तो सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे होगा? भैया सेंटर ऑफ मास हमारा L/2 हाइट पे होगा। प्लीज जरा फटाफट चेक करके बताओ, क्या ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई डाउट है? नहीं हाँ। जी में। चलो डन। मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई डाउट नहीं है। अब बस हमें क्या दिमाग लगाना है यार, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए थोड़ा सा सोचना है। तो यार बस एक चीज बताओ, मेरा कुछ पार्ट ऑफ द चेन सस्पेंडेड है। कितना पार्ट ऑफ द चेन सस्पेंडेड है? दैट इज L/n। तो मेरे को बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे आएगा? क्या मैं कह सकता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास mgL/2n डिस्टेंस पे आएगा? भाई GL/2n, मेरे को प्लीज यहां तक चेक करके बताओ। मास की वैल्यू मेरे को लिखनी है। अब यहाँ पे मास टोटल मास नहीं होगा, मेरे को इतने पार्ट का मास फाइंड करना पड़ेगा कि इतने पार्ट का मास क्या है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इतने पार्ट का मास? मास पर यूनिट लेंथ। भाई बिल्कुल यार, एक दो बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे मजा नहीं आता, लिटरली पता भी नहीं चलेगा किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड अपना उसी हिसाब से रखो। यार मेरे को एम डैश की वैल्यू निकालनी है। एम डैश का मतलब कि ये कितना मास ऑफ द चेन सस्पेंडेड है। इस ग्रीन कलर की लेंथ को एम डैश लिख रहा हूं मैं। तो इसको कैसे फाइंड करूंगा? मास पर यूनिट लेंथ से। तो लिख रहा हूं मैं एम डैश टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू कितनी लेंथ सस्पेंडेड थी? L/n। एल से एल कट गया तो एम डैश की वैल्यू आ गई M/n। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? भैया लिखोगे M/n इंटू GL/2n। ये फाइनल हो गई, ये इनिशियल हो गई। भैया इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv² इज इक्वल्स टू इनिशियल, दैट इज mgL/2n² माइनस फाइनल, दैट इज mgL/2। सॉल्व कर लो यार, मास कॉमन लेके कैंसिल कर दो। मेरे को बस वेलोसिटी की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इतना तो सॉल्व कर लोगे? सर। हाँ बोलो। सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेन का पार्ट टेबल के ऊपर है उसकी नहीं करेंगे हम कंसीडर। नहीं, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। देखो काव्य, सही क्वेश्चन पूछा। काव्य एक चीज याद रखो, सपोज मैं एक थिन रॉड ले रहा हूं। थिन रॉड का मतलब है कि मैं इसकी कोई विड्थ अज्यूम नहीं कर रहा। विड्थ, कोई विड्थ नहीं है, सिर्फ लेंथ है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इसका मास m है और इसकी लेंथ l है, तो मेरे को बताओ अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखूं इस वर्टिकल रॉड की? वर्टिकल रॉड की। तो यार इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे होगा, तो ये कितनी हाइट पे हो जाएगा? L/2। तो आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgL/2 लिख दोगे। लेकिन जब ये रॉड सपोज पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल बन गई है, तो यार इसकी कोई विड्थ तो है ही नहीं, मतलब सिर्फ लेंथ है। तो इसलिए इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो तो सीधे सीधे ग्राउंड पे आ गया ना, वो किसी हाइट पे है ही नहीं। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो हाइट देखनी है। तो इस केस में फिर मैं फाइनल कितना लिखूंगा? जीरो लिखूंगा। मतलब हम उस पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं करते जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई होती है, क्योंकि जब तक उसकी कोई हाइट विड्थ ना हो तब तक। काव्य, क्या ये डाउट क्लियर है? सर तो मतलब हॉरिजॉन्टल वाले को हम डेटम लेवल मान रहे हैं। बिल्कुल, हॉरिजॉन्टल वाले को हम डेटम लेवल मान रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके सर। तो इसलिए इनिशियल मैंने फाइनल लिख दिया सब, मतलब इसको कैलकुलेशन कर लेना, इधर उधर सिंप्लीफाई करना है बस अल्टीमेटली। भैया मेरे ख्याल से टू भी कॉमन आगे कैंसिल हो रहा है, तो आप इजीली टू भी कॉमन कैंसिल कर सकते हो। जो भी आंसर बचे लिख देना भैया, कैलकुलेशन मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। डन डना डन। यस सर। चलो बढ़िया। यार मैं ऐसे है ना आपको एक और क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं, जैसे आपने मेरे को कहा भाई ये डाउट पूछ ही लिया है, तो जैसे ये भी एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। भैया क्वेश्चन जस्ट इसका एग्जैक्टली उल्टा है।
क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास, इसको इरेज कर देता हूं, मेरे पास एक रॉड है। अब की बार उसकी भैया थिकनेस विड्थ सब कुछ है। जैसे ये मेरे पास एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है। क्वेश्चन ने साफ कहा हुआ है कि ये क्यूबॉइडल ब्लॉक है। इसकी जो ये विड्थ है ये ए ले लो, और जो इसकी ये लेंथ है वो बी ले लो। क्वेश्चन ने कहा कि भैया इसका मास एम है, और अभी ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। आपको बताना है कि इस क्यूबॉइडल को मैं इस तरीके से वर्टिकल खड़ा करना चाहता हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द वर्क डन टू मेक दिस क्यूबॉइड वर्टिकल? चेक करो एक बार, क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको? ये मेंस का क्वेश्चन है ये। यस सर। व्हाट डन, कि व्हाट इज द वर्क डन टू मेक दिस क्यूबॉइडल रॉड वर्टिकल? अब की बार लेंथ विड्थ मतलब सब कुछ है इधर, मास एम है, तो चेक करो कितना काम करना पड़ेगा हमें। सर चैट में लिखना, नहीं ऐसे ही बता दो यार। mg/2 × b-a। भाई वेरी गुड। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास क्यूबॉइडल का कहाँ आएगा? बिल्कुल सेंटर पे आएगा। तो मेरे को बताओ ये हाइट कितनी हो जाएगी इसके लिए? a/2 हो b/2। जाएगी। तो मैं लिखूंगा mg/a/2। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब मैं जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पहुंच जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास के लिए अब कितनी हाइट हो जाएगी? भैया अब हाइट हो जाएगी b/2। तो mg/b/2। और यार हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब फिर से वही, इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब ये आ गया mg/a/2 माइनस mg/b/2। कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आंसर आ जाए लिख देना। ये हमारा वर्क डन का आंसर आ जाएगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपको अब क्लियर हो चुके हैं? यस सर। चलो बढ़िया। इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन देता हूं, वो ट्राई करना। इसको कंप्लीट कर लो बस, इसी की बेसिस पे एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो ट्राई करना। डन सर। डन। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो भाई, इसी के बेसिस पे कि हमारे पास एक पेंडुलम है, और हम उस पेंडुलम को उसकी मेन पोजीशन से कहीं ना कहीं राइट साइड शिफ्ट करा रहे हैं। एक मिनट प्लीज रुको, मेरी स्क्रीन हैंग हो गई है, एक सेकेंड। मैं इतने आपको क्वेश्चन डिक्टेट करता हूँ कि भैया हमारे पास एक पेंडुलम है, वो पहले अपनी इस मीन पोजीशन पे है। अगर वो पहले अपनी इस मीन पोजीशन पे है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट करा रहा हूं। कितना शिफ्ट कराया इसको राइट साइड? भैया अज्यूम कर लो कोई ना कोई डिस्टेंस एक्स। तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बतानी है। आप एक सेकंड वेट करो, मैं वापस से अपने ऐप ओपन कर रहा हूँ, ओपन बुक, फिर आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट डिस्कस कराता हूँ। एक सेकंड प्लीज। भाई क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमारे पास ये एक पेंडुलम है। ये पेंडुलम अभी अपनी इस मेन पोजीशन पे है। इस पेंडुलम के बॉब का मास m ले लो, और जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो l ले लो। क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमने क्या किया, इस पेंडुलम को हमने थोड़ा सा शिफ्ट करा दिया ऑन द राइट साइड। कितने एंगल पे शिफ्ट कराया? एंगल ले लो थीटा। और ये हॉरिजॉन्टल कितने डिस्टेंस तक मूव करा दिया? भैया ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हमें गिवन है वो गिवन है एक्स। क्वेश्चन क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया फाइंड दी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। चलो ये कैलकुलेट करना है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कराया हुआ भी है कितनी बार। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आता है और हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर में भी आता है।
चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। यार इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अगेन आपकी मर्जी है कि आप डेटम लाइन, रेफरेंस लाइन किसको ले रहे हो, लेकिन सर मैंने, हाँ बोलो। सर mgl × 1 - cos θ। अब देखो बिल्कुल ये आंसर सही है, लेकिन पूरा सही नहीं है। वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा। हमें पता है आंसर mgl 1 - cos θ होता है, लेकिन ये तो किसके फंक्शन में आया, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आया एज अ फंक्शन ऑफ एंगल, लेकिन क्वेश्चन ने किसके टर्म्स में पूछा है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो बस इसी को एक चीज करना है, कॉस थीटा को कुछ ना कुछ एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो और आपका क्वेश्चन खत्म। सर cos θ के बदले x/l। एक्स अपॉन एल कैसे आ जाएगी, वो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया फिर। हाँ सॉरी सर। हाँ तो थोड़ा सा चीजों को यहाँ पे ध्यान देना है। तो भाई मैंने कहा रेफरेंस लाइन डाटम लाइन में किसको ले रहा हूं, इस व्हाइट लाइन को ले रहा हूं। तो यार इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या मैं लिख सकता हूं कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू mgl, क्योंकि ये लेंथ एल डाउन नीचे है। माइनस साइन मर्जी है आपको लगाना ना लगाना, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना या नेगेटिव लेना वो आपकी चॉइस है। भैया हमारा पेंडुलम का है, मतलब पेंडुलम का बॉब हमारा थोड़ा सा ऊपर चले गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल कितनी लिखूं, भैया मेरे को अल्टीमेटली ये लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये लेंथ कितनी लिखूं ये बताओ, इस लेंथ को y मान लो आप, y लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, l cos θ। भाई वेरी गुड। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे, आपको साफ दिख रहा है कि भैया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ये लेंथ पूरी की पूरी एल है, ये एंगल थीटा है। तो ये मेरे को अगर वाई निकालना है तो वाई की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करोगे तो एल कॉस थीटा आ जाएगी, एल कॉस थीटा। तो मैं लिखूंगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी, और ये कितना नीचे है, एल कॉस थीटा नीचे है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, एम जी एल कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा 1 - cos θ। अब ये आंसर मैंने आपको बोला था कि ये आंसर हमेशा याद रखना, जब भी हम पेंडुलम को शिफ्ट कराते हैं तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतना आता है, mgl × 1 - cos θ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हुआ किसके टर्म्स में, एंगल के टर्म्स में, लेकिन मेरे को एक्स के टर्म्स में चाहिए। तो किसी तरीके से कॉस थीटा को एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करो। तो सोचो एक्स के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा मैं इसे, भैया बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प, भैया ये एंगल थीटा है, ये एक्स था, ये मैंने फाइंड कर लिया था वाई, ये एल। तो मेरे को बताओ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी लिखूं, वाई अपॉन एल लिखूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। भाई y की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करके लिख दो। y की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से कितनी आ जाएगी, एल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर। बस आपका क्वेश्चन यही खत्म हो गया। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अब आपकी एक्स के टर्म्स में आ रही है, तो ये हो जाएगा mgl × 1 - cos θ की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एल स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर। ये हमारा क्वेश्चन खत्म। एक बार चेक कर लो क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट आया। भाई जल्दी बताओ चेक करके क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट आया। नो सर। चलो बढ़िया यार, गुड यार। जैसे कंप्लीट हो जाए बता देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। डन सर। डन, चलो सही। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दो बार कराया हुआ है, एक बार वर्क एनर्जी पावर में और एक बार ऑसिलेशन एंड वेव्स में। प्लीज चेक करना क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यार ये हमारे पास एक वर्टिकल स्प्रिंग है, इस वर्टिकल स्प्रिंग की कांस्टेंट ले लो के, और ऊपर से मैं क्या कर रहा हूं, एक ब्लॉक को रिलीज कर रहा हूं ऑफ मास एम, इस ब्लॉक को फ्री फॉल करा रहा हूं। आपको क्या फाइंड करना है, भैया दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कंप्रेशन, फाइंड द कंप्रेशन एट इक्विलिब्रियम। और दूसरा क्या फाइंड करना है,
सेकेंड पार्ट आपको फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। चलो देखते हैं किस किस को आता है कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। ट्राई करो भैया खुद से। पहला पार्ट है फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम, सेकंड पार्ट है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन पॉसिबल इन द स्प्रिंग। सर स्प्रिंग मासलेस है। हाँ, स्प्रिंग मासलेस है। स्प्रिंग की लेंथ नहीं दी है। नहीं, स्प्रिंग की लेंथ नहीं दी हुई है, बाकी आप अज्यूम करना चाहते हो तो कर लो एल। बाकी स्प्रिंग की लेंथ नहीं गिवन है हमें, क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ की हमें कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। भाई ना तो रिक्वायरमेंट है और ना गिवन है। चलो डिस्कस करना शुरू करें। चलो भैया डिस्कस कर रहा हूँ, चेक करना यार। ये तो यार थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके जाना एग्जाम से पहले। काफी कुछ एक आधा क्वेश्चन इसी टाइप का जरूर टकराएगा आपका। तो देखो क्या करना है यार। अभी मेरी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होगी, क्योंकि उसके ऊपर वेट से कंप्रेस करने वाला कोई नहीं है। क्या बात है, आंसर आ भी गया है। वेरी गुड जेई मेंस भैया, बिल्कुल आंसर फर्स्ट पार्ट का सही है। चलो तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं अभी स्प्रिंग को इनिशियली कंप्रेस करने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब एक बार हम स्प्रिंग के ऊपर ब्लॉक को छोड़ देंगे, तो ब्लॉक अपने वेट की वजह से क्या करता रहेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करता रहेगा। तो एक चीज सोचो, नीचे क्या लग रहा है। अगर मैं ब्लॉक की बात करूं, ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, ध्यान देना इधर। भैया ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, दैट इज वेट। और जैसे जैसे ये स्प्रिंग को कंप्रेस करते जाएगा, वैसे वैसे स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा और स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। लेकिन स्प्रिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में बढ़ेगा, ये स्प्रिंग भैया कंप्रेस हो रही है, मतलब ये स्प्रिंग कुछ ना कुछ ऐसे हो गई। तो मेरे को बताओ स्प्रिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा अब, अपवर्ड। अपवर्ड्स। तो स्प्रिंग फोर्स भैया लगेगा अपवर्ड्स। भैया इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमारे अपोजिट फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। लेकिन क्या ब्लॉक इस इक्विलिब्रियम पे रुकेगा, नहीं, ब्लॉक रुकेगा नहीं। होते क्या जा रहा है समझो, वेट नीचे जाते जा रहा है, स्प्रिंग फोर्स बढ़ते जा रहा है। ये ब्लॉक तब तक नहीं रुकेगा जब तक स्प्रिंग फोर्स वेट से बड़ा ना हो जाए, जब तक स्प्रिंग फोर्स वेट से बड़ा ना हो जाए। लेकिन इक्विलिब्रियम पे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, दोनों इक्वल है। तो मैं यहां लिख रहा हूं एट इक्विलिब्रियम। भैया इक्विलिब्रियम पे हमारा नीचे वाला फोर्स mg और ऊपर वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। mg को रखा एज इट इज, स्प्रिंग फोर्स का हो गया kx। मैंने अज्यूम किया कि ये x डिस्प्लेसमेंट नीचे चले गया है। तो भैया हमें x की वैल्यू निकालनी थी, जिसको हम x नॉट भी कहते हैं कभी कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो इसकी वैल्यू आ गई mg/k। देखो कितना सिंपल था ये वाला। एक बार चेक करके बता दो, यहां तक कोई डाउट। नो सर। नो सर। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस चीज को याद रखना कि जब भी क्वेश्चन बोले फाइंड द कंप्रेशन इन द एट इक्विलिब्रियम, ये एक्सपेंशन इन इक्विलिब्रियम, तो याद रखना मतलब आपको फोर्सेस को इक्वेट करना है। बस एक चीज ये याद रखना कि आपको फोर्सेस को इक्वेट करना है। लेकिन जब क्वेश्चन में आ जाए मैक्सिमम कंप्रेशन,
तो अभी मैंने क्या बोला, ये स्प्रिंग कब तक कंप्रेस करती रहेगी, ये स्प्रिंग तब तक कंप्रेस करती रहेगी जब तक मेरा स्प्रिंग फोर्स mg से क्या ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए। तो जब भी मैं आपको बोलूं मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या रहा हूं, मतलब एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए, तो याद रखना इसके केस में आपको हमेशा क्या यूज करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना है। बस ये चीज याद रख लेना, ये गलत मत करना। काफी लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए फोर्सेस को इक्वेट कर देते हैं, गलत। तो अब मेरे को आप बताओ हमें कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, भैया स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखनी पड़ेगी और ब्लॉक की भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी देखनी पड़ेगी। स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हुई थी इनिशियली, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। ब्लॉक भी नीचे नहीं गिर रहा था, तो इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 0। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितनी लिखी है मैंने, 0। चेक करके बताओ क्या ये पार्ट क्लियर है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सबकी 0 क्यों लिखी है। यस सर। डन। अब आ जाते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने पे। भैया फाइनल वाले को समझना, ये मेरी स्प्रिंग थी इनिशियल, लेकिन फाइनल वो कंप्रेस होके यहां तक इतनी सी रह गई। मैं इसको स्प्रिंग की तरह ड्रॉ कर देता हूं कि भैया इनिशियली मेरी स्प्रिंग इतनी थी, वो कंप्रेस्ड नहीं थी, लेकिन अब स्प्रिंग इतनी सी रह गई है। तो ये टोटल कितनी कंप्रेस हुई है, भैया मैंने अज्यूम कर लिया ये टोटल कंप्रेस हुई है एक्स मैक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल फिर से वही लिखूंगा, स्प्रिंग की प्लस किसकी, ब्लॉक की। तो यार स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या मैं लिख सकता हूं, एक्स एम का स्क्वायर। ग्रेविटी, भैया ब्लॉक नीचे गिर रहा है, ब्लॉक नीचे गिर रहा है तो मेरे को ब्लॉक ब्लॉक कितना नीचे गिरा है, भैया जितनी स्प्रिंग कंप्रेस हुई है। तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, mgxm, ये ब्लॉक की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक बार प्लीज चेक करके बताओ यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को। नो सर। स्प्रिंग कंप्रेस हुई है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी किस में ली जाएगी, नेगेटिव में। यार चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लो, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, भाई जल्दी, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन। अरे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या मैं लिख सकता हूं, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, हाँ या ना। यस सर। भैया डाउट है, भयंकर डाउट है। पहले मेरे को बस इतना बता दो, आपको ये स्टेप समझ में आए कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी है, इतना बता दो, ये क्लियर है। यस 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 सर। सर। चलो डन। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम ही यूज कर रहा हूं जो अब तक हम यूज करते हुए आ रहे हैं। भैया वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग मैंने आपको यही तो बताया, इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। इस क्वेश्चन में हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है क्या, भैया इनिशियली ना तो स्प्रिंग मूव कर रही थी ना तो ब्लॉक मूव कर रहा था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। मैक्सिमम कंप्रेशन पे मेरा ब्लॉक इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आ जाता है, तो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, 0। तो मतलब आपको अल्टीमेटली इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किससे इक्वेट करनी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से। तो जरा दोनों को इक्वेट कर दो और मेरे को एक्सएम की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है भाई। चलो लगो काम पे एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सएम, एक्सएम की वैल्यू कितनी आ रही है। और कुछ डाउट है तो पूछो इसमें। जैसे ही हो जाएगा फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सर -2 mg/k। कितना आ रहा है दोबारा बोलो। -2 mg/k। वेरी गुड, बिल्कुल सही, 2 mg/k। माइनस साइन ये बिल्कुल सही।
सर जो माइनस साइन होता है हम कब कब कंसीडर करते हैं? माइनस साइन इस पे डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस लाइन किसको लिया है। जैसे मैं बताता हूं मैंने क्या किया। मैंने रेफरेंस लाइन इसको लिया है जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ थी। तो मेरा ब्लॉक क्या कर रहा था, मेरा ब्लॉक जस्ट स्प्रिंग के ऊपर से मैं रिलीज करना स्टार्ट कर रहा था। मतलब ब्लॉक की ओरिजिनल पोजीशन ये है कि जस्ट यहां से मैंने इसको ड्रॉप कर रहा हूं। तो यार मतलब मेरा बॉक्स डाटम लाइन पे है, तो इसलिए इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखी मैंने, 0। मेरी स्प्रिंग भी बिल्कुल डाटम लाइन को टच कर रही है, इसलिए स्प्रिंग की भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखी मैंने, 0। अब मेरे को बताओ जो ये ब्लॉक है वो इस रेफरेंस लाइन से नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। नीचे। तो जब भी कोई चीज रेफरेंस लाइन से नीचे जा रही है जनरली हम उसको नेगेटिव से डिनोट करते हैं। लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है हैरी। हम क्या कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। अगर कोई भी चीज नीचे जा रही है तो मैं उसको पॉजिटिव भी कंसिडर कर सकता हूं। लेकिन बस फिर इस चीज का ध्यान देना कि अगर कोई चीज ऊपर जाएगी तो आपको फिर उसको क्या लेनी पड़ जाएगी, नेगेटिव, ओ सॉरी पॉजिटिव। क्या ये चीज क्लियर है, अपोजिट साइन मतलब। ओके। डन। तो यार मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में मैंने ये ऑब्जेक्ट मेरा नीचे जा रहा था तो इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने नेगेटिव में लिख ली, तो इसलिए -mgx। स्प्रिंग भी इस रेफरेंस लाइन से नीचे जा रही है, कंप्रेस हो रही है, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस में ली है। आपकी मर्जी है, आप इसके नीचे पॉजिटिव में कंसीडर करना चाहते हो तो दोनों को पॉजिटिव में लिख लो। जैसे अगर आपको याद हो इस वाले क्वेश्चन में मैंने डाटम लाइन से नीचे वाले को क्या लिया है, देखो पॉजिटिव लिया है। तो कंप्लीटली आपकी मर्जी है। ओके सर। डन। तो भैया जैसे ये कंप्लीट हो जाए बताना, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। दे दूं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भैया ये वाला क्वेश्चन आपके कुछ ज्यादा भी, ये भी रिपीटिव सा ही आया हुआ है। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में चल रहा है और हमें उसकी इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल्स टू 12x माइनस 3/4x²। हमें ये इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन ने ये भी कहा हुआ है कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, भैया यहां लिख रहा हूं, इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें गिवन है भैया, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को रेंज की वैल्यू फाइंड करनी है कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। आंसर 18 मीटर्स, आंसर बी 16 मीटर्स, आंसर सी 12 मीटर्स और आंसर डी 21.6 मीटर्स। चलो ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप भैया क्वेश्चन क्लियर होगा। बिल्कुल इजी सा ही है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा सोचना है बस। देखते हैं काव्य। भाई जल्दी से बाकी लोग। चलो मानसी गुड, आपका भी आंसर भी आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। यार हमें साफ पता चल रहा है कि ये एंगुलर प्रोजेक्शन का केस है। कैसे पता चला कि ये एंगुलर प्रोजेक्शन का केस है, हमें भैया इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है और मेन बात तो इक्वेशन को कंपेयर करना है। यार क्या आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद है एंगुलर प्रोजेक्शन के केस में कितनी होती है, जैसे y इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस, याद दिलाओ किसी को याद हो तो, हाफ ऑफ
भैया किसी को याद या नहीं याद? जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। भैया बिल्कुल, देखो आपका ना अगर याद भी नहीं है तो आप वैसे भी चेक कर सकते हो यार। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास फॉर्मूला होता है u cos थीटा इज इक्वल्स टू x बाई टी। तो t की वैल्यू हो जाती है x बाई यू थीटा। हम वही तो यूज कर रहे हैं, ut माइनस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो भैया ये क्या बन जाएगा, जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। आपको बेसिकली बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना था। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी रेंज की, मतलब बाकी चीजों की वैल्यू मिल जाएगी। एक बार बाकी चीजें मिल गई तो आप अपना इसीलिए कैलकुलेट कर सकते हो। या एक दूसरी इक्वेशन भी है। दूसरी इक्वेशन क्या है भैया, y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा इंटू 1 - x/r। इस वाली इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हो तो इस वाली इक्वेशन में अप्लाई कर लो। यहां पे लिख देता हूं ये वाली इक्वेशन। भैया ये वाली इक्वेशन ज्यादा इजी लगेगी आपको सॉल्व करने में। tan थीटा इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वेयर बाय आर। चलो चेक करो अब क्या करूं मैं, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने की कोशिश करो। भैया कोई दिक्कत आ रही है? 16 बिल्कुल सही। तो मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूं यार। y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो हमारा कोफिशिएंट x1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बाहर 12 कॉमन ले लूंगा। तो tan थीटा एक तरीके से मेरा 12 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस, अगर आपने 12 कॉमन ले लिया है तो नीचे क्या डिवाइड होना चाहिए, नीचे 12 डिवाइड होना चाहिए। तो 3/4 इंटू 12 इंटू एक्स स्क्वेयर। तो आप मेरे को बताओ रेंज की वैल्यू क्या नजर आएगी आपको इधर से। भैया रेंज की वैल्यू आपको इधर से नजर आएगी कि रेंज इज 4 इंटू 12/3। 4 इंटू 12 कितना हो गया, 48/3 विच इज इक्वल टू 16। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, 16 मीटर आ गया। सर एक क्या, और मेथड से कर सकते हैं। बताओ। जब मतलब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम रेंज पर होगा तब उसकी y में डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, तो 0 होगा, इक्वेशन में y को 0 पुट कर दो और उससे x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ये भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है। कि भैया आपको पता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो कवर करी होगी उसमें y डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया होगा। तो उस केस में आपके पास भैया x की वैल्यू आ जाएगी, तो x वो डिस्टेंस आएगा जिस पर टोटल हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज कवर हो जाएगा। ये भी ठीक है। तो यहां तक अगर कंप्लीट हो गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं फटाक इस पे भी। यस सर। चलो डन। भैया ये क्वेश्चन और ट्राई करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। आई रिपीट, हमारा एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। हमें सर्कुलर पाथ का रेडियस गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर, और हमें इसकी लीनियर स्पीड गिवन है v। लीनियर स्पीड गिवन है v इज इक्वल्स टू 2t, जहां पे t टाइम है, हमें पता ही है सेकेंड्स में, और v मीटर पर सेकंड में है। ऑप्शंस क्या क्या गिवन है ये चेक करो। भैया ऑप्शन गिवन है कि जो इसकी रेडियल एक्सीलरेशन है, रेडियल एक्सीलरेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 2 पे, भैया ये आ रही है 80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी कि हमारी जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे, वो आ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन सी कि हमारी जो ए नेट है, नेट एक्सीलरेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 2 पे, ये आ रही है ग्रेटर देन 80। क्या हुआ प्रियांशु? और डी कि भैया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। सर एक और क्वेश्चन रिपीट करना। बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट करता हूं। एरी क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो हमें इसका रेडियस गिवन है। कितना है इसका रेडियस, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शंस अगर आप चेक करोगे सब कुछ हमें मीटर्स में गिवन है, तो इस 20 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना। क्वेश्चन कह रहा है कहीं ना कहीं टेंजेंशियल वेलोसिटी भी आएगी। भैया टेंजेंशियल वेलोसिटी जो मेरे को लीनियर वेलोसिटी गिवन है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। तो ये हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है, v इज इक्वल्स टू 2t, हमें ये गिवन है।
अब हमें ये चार ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एक चीज और बता देता हूं, इट्स एन मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन। क्या बात है काव्य, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने पहले ही कर दिया। मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं इसमें। सर बस वही आंसर की और भी? चेक करता हूँ यार, अभी मैंने चेक नहीं किया। यार इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको एफएसटी का जब एक क्वेश्चन आया था टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वगैरह वाला, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। याद है वो कॉन्सेप्ट एफएसटी वाले में? भैया याद ही नहीं आपको? चलो देखते हैं, जिसको याद है वो सॉल्व कर ही लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। भैया सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है। तो देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dvt/dt, लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डिफरेंशिएट कर दो। तो मतलब जो मेरे को लीनियर वेलोसिटी गिवन है 2t, उसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो ये आंसर कितना आ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। तो मेरे को बताओ, क्या ये जो एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है? भैया हमारे नो पास सर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रही है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, ये कांस्टेंट आ रही है। तो चेक करो कौन सा ऑप्शन अभी तक इसके हिसाब से करेक्ट चल रहा है। भैया मेरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, डी तो सही है ही। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टाइम टी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है, ये भी तो सही है। चाहे यहाँ पे टाइम इंटरवल कुछ भी गिवन होता, उसकी वैल्यू 2 आ रही है, बात तो सही है। तो चेक करो बी और डी तक समझ में आया कि बी और डी सही है? Yes. चलो डन। अब बात करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। मेरे को बताओ, रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है vt² बाय r। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है? 2t² बाय r। लेकिन मेरे को एक बार बताओ, हमें कितने टाइम पे पूछा इसने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? 2 सेकेंड्स पे। तो भैया सबसे पहले टाइम की वैल्यू 2 रख दो। टाइम की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 4। 4 का स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर। जरा कैलकुलेट करो, ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 20 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/5 × 10⁻²। तो प्लीज एक बार चेक करके बताओ ये कितना आ गया, क्या ये 80 आया या नहीं आया? यस सर। तो हमारा ऑप्शन ए सही है या नहीं है? 80 आ रहा है या नहीं आ रहा? ऑप्शन ए सही है। प्लीज एक बार चेक करके बताओ किसी को ऑप्शन ए में भी कोई डाउट है या नहीं? नो सर। नो सर। डन। नो। तो ए बी डी तो सही हो गया। अब जरा सी की बात भी चेक कर लेते हैं। भैया मेरे को बताओ, मैंने आपको ये भी बताया था नेट एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल के बीच में? 90। भाई वेरी गुड, ये मैंने आपको बताया हुआ था कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टेंजेंशियल की तरफ लगेगी। तो इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल 90 आएगा। मेरे को रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, ए नेट कैलकुलेट करना है। तो ए नेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है भैया, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ए नेट का फॉर्मूला होता है AC² + AT²। तो भैया ए सी की वैल्यू है 80 का स्क्वायर डी प्लस भैया ए टी की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। तो बस आप मेरे को कैलकुलेट मत करो, इतना बताओ ये वैल्यू 80 से बड़ी आएगी या छोटी आएगी? बड़ी। भैया साफ पता है 80 के मैं कुछ ना कुछ टर्म ऐड कर रहा हूं, तो ये वैल्यू 80 से बड़ी आएगी। ये तो बहुत क्लियर कट कंक्लूजन है। तो भैया क्या हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। तो इस क्वेश्चन में भैया चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, ABCD। एक बार प्लीज अच्छे से चेक करो, कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? नो सर। चलो नो बढ़िया, सर। बढ़िया। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, भैया चेक करना प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है, ये आपका मतलब मेंस वाले तरीके से कह सकते हो भैया, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक इक्वेशन गिवन है पार्टिकल के पोजीशन की जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और इक्वेशन कुछ इस हिसाब से गिवन है 4t² माइनस 15t प्लस 25। क्वेश्चन में क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है भैया, ये तो कुछ थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन आपको लग सकता है, बहुत सारी चीजें मतलब कैलकुलेट करने के लिए पूछी है इसलिए। भैया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मेरे को पोजीशन बताना, वेलोसिटी बताना और एक्सीलरेशन बताना, कब? व्हेन टाइम टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। और सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट कह रहा है भैया टाइम बताओ व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। ये दो चीजें कैलकुलेट करो, फिर इसी के बेसिस पे एक चीज डिस्कस करूंगा, देखते हैं वो जो। पहले इसको कंप्लीट कर लो, सिंपल है वैसे तो। ठीक है भाई, सबके आंसर्स डन। हर्ष तुम्हारा थोड़ा सा फर्स्ट वाला सही आ रहा है, सेकंड वाला देखना पड़ेगा। चलो भाई चलो, लेट्स चेक। यार सबसे पहले तो क्वेश्चन ने कहा है पोजीशन फाइंड करो एट टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो मेरे को बताओ कैसे फाइंड करूंगा? भैया बस डायरेक्टली टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट में अगर पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा 4 × 1 का स्क्वायर माइनस 15 × 1 प्लस 25। तो जरा कैलकुलेट करके बता दो कितना आंसर आ जाएगा ये। भाई 4 + 25 29, 29 माइनस 15 कितना हो गया ये? 14 मीटर्स। क्या सबको ये चीज क्लियर है या रिपीट करूं? क्लियर। तो डन। तो यार एक बार चेक कर लो किस किस का आंसर फर्स्ट पार्ट के लिए। काव्य जैसे ये आंसर गलत आ रहा है, चेक करो कहां गलती करी थी आपने। क्या रिपीट करना है तो रिपीट करता हूं। भैया पोजीशन फाइंड करनी है, इक्वेशन पोजीशन की ही तो गिवन है। टाइम 1 सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 4 + 25 29, 29 माइनस 15 14। तो सर मैंने जो 10 मेरे और 4 माइनस कर दिए थे तो इसलिए 6 आ गया। क्या कर दिया था? 10 और 4 को माइनस कर दिया तो इसलिए 6 आ अच्छा नहीं नहीं नहीं। सर जो मैंने आंसर दिया वो सेकंड और थर्ड का है, बी और हाँ ए। मैंने समझ गया था यार, इसलिए मैंने कुछ बोला ही नहीं तुम्हें, वो तुम्हें समझ गया था, तुम्हारा सेकंड और थर्ड का है। डन। तो चलो भाई, वेरी गुड, आज रिस्पॉन्ड बिल्कुल अच्छा चल रहा है। संगम आपने भी आंसर दिया। भैया वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी ये एट टाइम पूछा है तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब dx/dt। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 18t माइनस 15। टाइम की वैल्यू 1 रख दो तो 8 माइनस 15। तो भैया याद रखना साइन लिखना जरूरी है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, -7 आ रहा है। क्योंकि ऑप्शंस में बता देता हूं, ऑप्शंस है ना आपके साथ ट्रिक करेगा ही करेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। वो आपको +7 और -7 दोनों ऑप्शंस देगा। तो कंफ्यूज मत होना, आंसर -7 करेक्ट है, +7 गलत हो जाएगा। उसके बाद एक्सीलरेशन निकालनी है। तो एक्सीलरेशन के लिए वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। मेरे पास वेलोसिटी की ये इक्वेशन आ रही है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ कितना आएगा? 8 आएगा। तो भैया आंसर इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मुझे दिख गया कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखा है हमने। प्लीज चेक करके बताओ किसी को फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट है? फिर सेकंड पार्ट उसने पूछा टाइम बताओ जब वेलोसिटी 0 हुई होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हुई होगी। तो भैया आप क्या करोगे, जो आपके पास वेलोसिटी की इक्वेशन है इसको बस क्या करना है, इसको 0 से इक्वेट करना है। तो 18t माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे को बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? 15/8। तो t इज इक्वल्स टू 15/8। भैया कोई दिक्कत इसमें भी? नो सर। डन।
डन डन डन। लेकिन अब मैं इसके बेसिस पे जरा एक और क्वेश्चन को चेंज करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करोगे? इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे। यस। चलो डन। यार अब एक चीज समझो, इस क्वेश्चन को हम और किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, मतलब एक और एक चीज समझो। सपोज मैं क्वेश्चन में कुछ इक्वेशन दे रहा हूं, चेक करना। इसको इस तरीके से ले लो, 4t³ -2t², कुछ इस तरीके से ले लो। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि भैया मेरे को टाइम बताओ व्हेन द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अब जरा इसका कॉन्सेप्ट सोचो, इसमें क्या करना पड़ेगा व्हेन द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। मेरे को बताओ, जब भी पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? भाई किसी ने कुछ नहीं बोला, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूं कि भैया हमारा पार्टिकल जब डायरेक्शन चेंज करता है तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है? नहीं आइडिया? चलो इधर समझो, इस तरीके से समझो यार। अगर मैं इस पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर रहा हूं किसी एक इनिशियल वेलोसिटी से, मेरे को बताओ ये कब तक ऊपर जाएगा? भैया ये तब तक ऊपर जाएगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या ना हो जाए, जीरो। जीरो। जैसे ही इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये पार्टिकल फिर से क्या करने लगेगा? ये पार्टिकल नीचे गिरने लगेगा। तो मतलब हमें क्या पता चला कि जब अपनी पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करता है तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? जीरो हो जीरो। जाती है। एक और एग्जांपल ले लो, आपको क्लियर हो जाएगा। भैया मैंने कहा कि ये स्प्रिंग थी, ये नेचुरल लेंथ पे थी, लेकिन मैंने इसको अपनी नेचुरल लेंथ से स्ट्रेच करा दिया। अब मैं इसको रिलीज कर रहा हूं, तो मेरे को बताओ ये स्प्रिंग कब तक कंप्रेस करेगी? तो जब आप इसको रिलीज कर दोगे ना, ये अपनी मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, लेकिन ये मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। कब तक? जैसे ही मेरी ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो बन जाएगी, ये फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करने लग जाएगा। तो हमेशा बस यही चीज याद रखना कि भैया अगर पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो करनी है। तो ये चीज यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी शुड बी जीरो। तो चलो आप कैलकुलेट करते हैं। भैया वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा तो लिखूंगा dx/dt। हाँ काव्य पूछो, क्या डाउट है? सर जो आपने एग्जांपल दिए उन दोनों एग्जांपलों में एक चीज कॉमन है, मतलब जब पार्टिकल 180 डिग्री से घूम रहा है तो ये बाकी एंगल्स पर भी वैलिड होगी, जैसे अगर हाफ टर्न जैसा ले रहा है पार्टिकल। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, सर्कल के केस में बस अप्लाई मत करना, सर्कल के केस में ऐसा नहीं होता। सर्कल के केस में तो पार्टिकल हर एक पॉइंट पे ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, ये हम कॉन्सेप्ट कब अप्लाई कर रहे हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। कि जब भी पार्टिकल मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल अपनी डायरेक्शन तभी चेंज करता है जब उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। ये चीज मैंने आपको ऑसिलेशन में भी पढ़ाई थी, जब मैंने आपको स्प्रिंग का केस बताया था कि स्प्रिंग हमारी डायरेक्शन कब तक शूट मतलब कब तक कंप्रेस या स्ट्रेच करेगी? भैया तब तक करेगी जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। इसलिए तो हमने एक क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को जीरो लिया था। देखो इस वाले क्वेश्चन में कि ये कब तक कंप्रेस करेगा ब्लॉक? भैया तब तक कंप्रेस करेगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। एक बार फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई तो फिर स्प्रिंग क्या करने लग जाएगी? इसको इसकी डायरेक्शन चेंज करा देगी, ओवरशूट कर जाएगी, ऊपर जाएगी। फिर काव्य क्लियर हुआ? सर मतलब ये सिर्फ इन्हीं केसेस में होगा वैलिड? बिल्कुल, स्ट्रिव मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के लिए, सिर्फ उसके लिए। ओके। अब चाहे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में आप जितने मर्जी एग्जांपल्स कर लो, जितने मर्जी एग्जांपल्स, स्प्रिंग हो गया कुछ भी। ठीक है, ओके सर। डन। तो यार dx/dt इसको डिफरेंशिएट करो जरा, क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 12t² -4t आएगा। इसको इक्वेट कर दो जीरो से, जरा मेरे को टाइम की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? टाइम की दो वैल्यूज आएगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। T0 and T1/3। तो यार एक चीज हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करोगे तो भैया सबसे पहले तो मैं 4t कॉमन ले लेता हूं, तो इधर क्या बचेगा? 3t - 1 इज इक्वल्स टू 0।
सॉल्व करोगे तो एक बनेगा 4t इक्वल्स टू 0 और एक आएगा 3t इक्वल्स टू 1। तो इससे तो टाइम की वैल्यू आ गई 0, इससे टाइम की वैल्यू आ गई 1/3। भैया टाइम 0 पे तो पार्टिकल स्टार्ट करता है, स्टार्ट करता है तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो क्या टाइम t0 पे पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी चेंज करी होगी? नहीं। तो कितने टाइम पे पार्टिकल ने अपनी वेलोसिटी चेंज करी होगी? टाइम t इक्वल्स टू 1/3 सेकेंड्स पे। एक बार चेक करो ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो बढ़िया, बहुत सही। डन सर। डन। चलो तो एक दो क्वेश्चन और करके देख लो इसमें, थोड़ा सा 1 मिनट रुको प्लीज, और एक दो क्वेश्चन और देता हूं आपको। ये तो थोड़ा एडवांस पे चले जाएगा, अभी थोड़ा एडवांस पे कम फोकस है हमारा। एक सेकेंड बस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं लॉज ऑफ मोशन पे, इसको ट्राई करना लॉज ऑफ मोशन वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड देना प्लीज। चलो भैया मिल गया है क्वेश्चन, ये सॉल्व करो। लास्ट क्वेश्चन। भैया ये क्वेश्चन भी शायद से मैंने आपको कराया ही होगा। क्वेश्चन डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं पहले, फिर एक साथ सॉल्व करते हैं। कि यार ये हमारे पास कोई लिफ्ट है, एलिवेटर गिवन है, लिफ्ट। इसके अंदर कोई एक पर्सन खड़ा है किसी एक प्लैंक के ऊपर। ये एक वुडन प्लैंक हो गया, इसका मास ले लो स्मॉल m, और इसके ऊपर पर्सन खड़ा है जिसका मास हमें गिवन है कैपिटल है। भैया ये एक पुली जा रही है इस तरीके से, और यहां से रोप निकल रही है जो पर्सन खींच रहा है। भैया क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? फाइंड द टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग, find the tension force in the string such that lift remains stationary। यहां लिख देता हूं, find the tension force in the string such that lift remains at rest, such that lift remains at rest। चलो भैया खुद से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करो जितना हो जाए। सर रोप पर्सन के ऊपर ऐसे बंधी हुई या वो खींच रहा है उसको? रोप पर्सन खींच रहा है। देखो मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, डायग्राम की भावनाएं समझो। कि यार अगर मैं रस्सी को नहीं खींच रहा हूं, सपोज इस रस्सी को हटा दो फिलहाल, कि भैया मैं इसको नहीं खींच रहा, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना कि पर्सन के वेट की वजह से और लिफ्ट का खुद के वेट की वजह से लिफ्ट कहाँ गिरेगी? नीचे गिरेगी। तो अगर मैं लिफ्ट को नीचे गिरने से रोकना चाहता हूं तो अल्टीमेटली मेरे को रस्सी को क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। मैं रस्सी को खींचूंगा तो कुछ फोर्स नीचे लग रहे होंगे, कुछ फोर्स ऊपर लग रहे होंगे, दोनों बैलेंस आउट हो जाएंगे और मेरी लिफ्ट रेस्ट पे रेस्ट रह जाएगी। तो आपको यही बताना है कि टेंशन फोर्स कितना लग रहेगा स्ट्रिंग में जिससे लिफ्ट रेस्ट पे रह जाए। भैया बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, लेकिन सिंपल भी है, कोई ज्यादा नहीं है, आपको फोर्सेस मार्क करने आने चाहिए बस। मेरे को एक बार बताओ नीचे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? चलो इधर देखो मैं आपको समझाता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। भैया आप दोनों को अलग अलग ड्रॉ करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी लिफ्ट है, ये बस हमारी लिफ्ट हो गई, और ये हो गया हमारा पर्सन।
जरा मेरे को बताओ इन दोनों पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो भैया लिफ्ट पे सबसे पहले नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इसका खुद का वेट लग रहा होगा, mg। चेक करके बताओ, इसमें कोई डाउट? नो भैया पर्सन इसके साथ कांटेक्ट में है, तो पर्सन इसको क्या एग्जर्ट कर रहा होगा? नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा। तो लिफ्ट के लिए नीचे लग रहे हैं दो फोर्सेस, एक नॉर्मल फोर्स और एक mg। और ऊपर क्या लग रहा होगा? भैया इसके लिफ्ट से कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग, तो इसके ऊपर लग रहा होगा टेंशन फोर्स। पहले लिफ्ट का चेक करके बताओ, लिफ्ट के लिए क्या फ्री बॉडी डायग्राम आपको क्लियर है या नहीं? अब Clear है sir. रिस्पॉन्ड नहीं आया, क्लियर है, डन। अब पर्सन की बात करते हैं, पर्सन पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? भैया पर्सन पे नीचे लग रहा होगा कैपिटल mg, ये स्ट्रिंग को खींच रहा है। तो एक तो फोर्स लग रहा होगा इस पे टेंशन फोर्स T, लेकिन एक और फोर्स कौन सा लग रहा होगा? भैया लिफ्ट के साथ कनेक्टेड था, तो लिफ्ट के साथ टच कर रहा था, तो ऊपर क्या लगेगा? एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। चेक कर लो, मैंने पर्सन और लिफ्ट दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। जिसको फ्री बॉडी डायग्राम में डाउट हो पहले तो वो पूछो। किसी ने सर कुछ जिस नहीं बोला? क्लियर है? जिस फोर्स से खींच रहा है, क्या काव्य रिपीट करो। जिस फोर्स से खींच रहा है वो नहीं करेंगे मार्क। जिस फोर्स से ये खींच रहा है वही फोर्स तो टेंशन फोर्स होगा। काव्य जैसे ये एग्जांपल देखो, टग ऑफ वॉर गेम खेल रहे हो आप। टग ऑफ वॉर गेम में ये बीच में स्ट्रिंग है और आप इस स्ट्रिंग को खींच रहे हो। तो भैया आप जितने फोर्स से खींच रहे हो उतना ही तो टेंशन फोर्स होता है स्ट्रिंग के अंदर। तो इधर भी वही जो आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि सर हम जिस फोर्स से स्ट्रिंग को खींच रहे हैं क्या वो नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन वही फोर्स तो टेंशन फोर्स होगा। क्या ये वाला डाउट क्लियर है आपका? यस सर। चलो डन। तो बस यार फटाफट खुद के सॉल्व कर लेते हैं। मेरे को पता है लिफ्ट भी रेस्ट पे रहनी चाहिए, पर्सन भी रेस्ट पे रहना चाहिए। तो भैया लिफ्ट के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे थे, जरा उन दोनों को अपोजिट फोर्सेस को इक्वेट कर दो। तो मैंने अपोजिट फोर्सेस को इक्वेट किया, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी, टी ऊपर है, एन और mg नीचे है। तो T इक्वल्स टू एन प्लस mg, इक्वेशन 1। जब मैंने पर्सन के लिए लिखा तो पर्सन के लिए भी सेम चीज होगी, ऊपर वाले फोर्सेस हो जाएंगे n प्लस टी, एन प्लस टी, और नीचे क्या लग रहा है? नीचे तो एक ही फोर्स लग रहा है, कैपिटल mg। यार दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं। क्वेश्चन ने आपसे टेंशन फोर्स पूछा है, टेंशन फोर्स भी निकल जाएगा। और अगर क्वेश्चन आपसे नॉर्मल फोर्स पूछता कैलकुलेट करने के लिए, तो नॉर्मल फोर्स भी निकल जाएगा। तो जरा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो जैसे आपका मन करे। किसी तरीके से n को एलिमिनेट कर दो, t की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर n की वैल्यू निकालनी होती तो t को एलिमिनेट कर देते। सॉल्व करो, देखो कितनी आ रही है टेंशन फोर्स की वैल्यू। m प्लस एम जी अपॉन टी। वेरी गुड, किस्सा खत्म। टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना था तो मेरे पास आंसर यही गिवन है, आपका भी यही आना चाहिए, कैपिटल M प्लस स्मॉल mg डिवाइडेड बाय 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है हमने और कुछ नहीं किया। सिमिलरली क्वेश्चन ने पूछा तो नहीं है, लेकिन एक बार प्लीज नॉर्मल फोर्स भी कैलकुलेट करके बता दो, नॉर्मल फोर्स कितना आ रहा है? भाई नॉर्मल फोर्स के लिए दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना, टी टी एलिमिनेट हो जाएगा। तो चेक करो नॉर्मल फोर्स कितना आ रहा है। भैया डन डना डन। Yes sir. चलो बस भैया दैट्स इट। आज हमने ये लिया, मतलब दोनों क्लासेस को मिला के 11th का फर्स्ट वॉल्यूम। अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक तो मोस्टली आपका एक काउंसलिंग सेशन भी करेंगे, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे फिर हमारे 11